हेलो बच्चों, मैं नितिश माथुर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बूस्ट ब्रेन में। आज हम यहाँ देखने वाले हैं क्लास 8th की हिस्ट्री का चैप्टर 2, जिसका कि पहला पार्ट हम पहले वाली वीडियो में देख चुके हैं। जिन बच्चों ने पहला वाला पार्ट नहीं देखा है, पहले वो पहला वाला पार्ट देख लें। आज इसके सेकंड पार्ट में हम शुरू करने वाले हैं अपने नए टॉपिक से, द बैटल ऑफ प्लासी। पहले वाले पार्ट में हमने देखा कि किस तरीके से जो ब्रिटिश थे और जो बंगाल के जो नवाब थे उनके बीच में खींचातानी हुई और ऐसी सिचुएशन बन गई कि बात जो है वो युद्ध होने तक आ गई, है ना। जब दोनों तरफ से बातचीत नहीं बनी तो उसके बाद युद्ध होता है, जिसको हम बैटल ऑफ प्लासी के नाम से जानते हैं। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को। When Alivardi Khan died in 1756, सिराजुद्दौला became the नवाब ऑफ बंगाल। तो यहाँ बताया गया है कि जब अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गई थी 1756 में, उसके बाद जो नया अगला जो नवाब बना था वो था सिराजुद्दौला। द कंपनी वॉज वरीड अबाउट हिज पावर एंड कीन ऑन अ पपेट रूलर हु वुड विलिंगली गिव ट्रेड कंसेशंस एंड अदर प्रिविलेजेस। अब यहाँ पर देखो, जो कंपनी थी वो सिराजुद्दौला की जो पावर थी उसको देखते हुए काफ़ी चिंतित हो रखी थी और कंपनी यहाँ पर चाहती थी कि भाई एक पपेट रूलर जो है वो यहाँ पर उसको नवाब बनाया जाए, जो कि उनको क्या देगा, जो उनका व्यापार है, जो उनका ट्रेड है उसमें छूट देगा, है ना। यानी कि कहने का मतलब ये है कि कंपनी ये चाहती थी कि ये जो नवाब है इसको हटाकर कोई ऐसा नवाब बैठाया जाए जो उनकी हर बात माने, है ना। तो पपेट रूलर किसको कह रहे हैं? पपेट रूलर का मतलब होता है कठपुतली शासक, यानी कि जो दूसरों के इशारे पे काम करे। तो यहाँ पर जो कंपनी थी वो ये चाहती थी कि बंगाल के ऊपर एक पपेट रूलर जो है वो बैठा दिया जाए, जो कि उनकी सारी जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति कर दे, है ना। जैसे कि ट्रेड में कंसेशन मिल जाए या और भी जो प्रिविलेजेस हैं वो उनको दे दिए जाएं। सो इट ट्राइड दो विदाउट सक्सेस टू हेल्प वन ऑफ सिराजुद्दौला's राइवल्स बिकम द नवाब। तो यहाँ पर कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने यहाँ पर जो सिराजुद्दौला की जो राइवल्स थे, यानी कि जो उसके दुश्मन थे या जो उसके खिलाफ थे, उनका साथ दिया, है ना। उनको नवाब बनाने में उनकी सहायता की। एन इन्फ्लुएटेड सिराजुद्दौला आस्क्ड द कंपनी टू स्टॉप मेडलिंग इन द पॉलिटिकल अफेयर ऑफ हिज डोमिनियन, स्टॉप फोर्टिफिकेशन एंड पे द रेवेन्यू। अब यहाँ पर जब कंपनी वालों ने, यानी कि जो ब्रिटिश लोग थे, उन्होंने इस तरह से सिराजुद्दौला के जो राइवल्स थे उनकी हेल्प करना शुरू किया। तो यहाँ पर क्रोधित होकर सिराजुद्दौला ने कंपनी को कहा कि आप जो है हमारे पॉलिटिकल अफेयर्स में, यानी कि जो पॉलिटिकल मामले हैं, राजनीतिक मामलों में दखल ना दीजिए। उसके अलावा उनसे कहा कि आप ये जो फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं इसको आप बंद कीजिए और जो भी आपका रेवेन्यू है उसको पे कीजिए। After negotiation failed, the Nawab marched with 30,000 soldiers to the English factory at Qasim Bazar and captured the company officials, locked the warehouse, disarmed all Englishmen, and blockaded English ships. Then he marched to Calcutta to establish control over the company's fort there. अब यहाँ पर काफ़ी बातचीत हुई और काफ़ी बातचीत होने के बाद में जब बात नहीं बनी तो नवाब ने क्या किया, 30,000 सैनिकों को लेकर जो कासिम बाज़ार में जो इंग्लिश फैक्ट्री थी उसके ऊपर धावा बोल दिया, यानी कि उस पर हमला कर दिया। और वहाँ पर जाके वहाँ पर जो कंपनी की जो अधिकारी थे उनको कैप्चर कर लिया, यानी कि बंदी बना लिया। उनका जो वेयर हाउस था उसको लॉक कर दिया और वहाँ पर जितने भी इंग्लिशमैन थे उन सबको डिसआर्म कर दिया, मतलब उनसे सारे जो हथियार थे वो सब छीन लिए। उसके अलावा जो उनके इंग्लिश शिप थे उनको ब्लॉक कर दिया और वहाँ से ये सब काम करने के बाद में वहाँ से वो कलकत्ता की तरफ जो है मार्च करने लग जाता है, यानी कि कलकत्ता की तरफ आगे बढ़ता है, वहाँ पर भी कंट्रोल करने के लिए। आगे देखते हैं। ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ द फॉल ऑफ कलकत्ता, कंपनी ऑफिशियल इन मद्रास सेंट फोर्सेज अंडर द कमांड ऑफ रॉबर्ट क्लाइव, reinforced by naval fleets.
अब देखो हुआ क्या कि जैसे ही कलकत्ता के बारे में सूचना मिली, कहाँ पर, मद्रास में जो कंपनी के जो अधिकारी थे उनको जैसे ही सूचना मिलती है कि भाई इस तरह से कलकत्ता के ऊपर और अटैक हो गया है, तो उसको सुनकर उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में वहाँ से सेना भेजी और इनका मतलब इनको जो है रेनफोर्स किया गया किसके द्वारा, नेवल फ्लीट्स के द्वारा, यानी कि जो नौसैनिक होते हैं उनके द्वारा इनको रेनफोर्स मिल रहा था। आगे देखते हैं, प्रोलॉन्ग्ड नेगोशिएशन विद द नवाब फॉलोड, फाइनली इन 1757 रॉबर्ट क्लाइव लेड द कंपनीज आर्मी अगेंस्ट सिराजुद्दौला एट प्लासी। अब देखो इनके बाद काफ़ी मतलब बातचीत इनके बीच में हुई, रॉबर्ट क्लाइव के बीच में और सिराजुद्दौला के बीच में काफ़ी सारी मतलब नेगोशिएशन हुआ। और जब ये सारी इतनी लंबी जो कह सकते हैं कि जो नेगोशिएशन हुई, जो भी बातचीत हुई, जब वो फेल हो जाती है तो फाइनली 1757 में रॉबर्ट क्लाइव और जो सिराजुद्दौला की जो सेना थी वो आमने सामने हो गई, यानी कि उन दोनों में आपस में घमासान युद्ध हुआ। आगे लिखा हुआ है, वन ऑफ द मेन रीज़न फॉर The defeat of the Nawab was that the forces led by Mir Jafar, one of Sirajuddaulla's commander, never fought the battle. अब देखो इस युद्ध में होता क्या है, इस युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हो जाती है, यानी कि सिराजुद्दौला युद्ध हार जाता है। और सिराजुद्दौला की हार का जो मेन कारण था वो ये था कि उसका एक जो सैनिक था, मतलब सेनापति था मीर जाफ़र, वो मीर जाफ़र जो है उस युद्ध में सिराजुद्दौला की तरफ से लड़ा ही नहीं, है ना, उसने युद्ध लड़ा ही नहीं। क्लाइव हैड मैनेज्ड टू सिक्योर हिज सपोर्ट बाय प्रॉमिसिंग टू मेक हिम नवाब आफ्टर क्रशिंग सिराजुद्दौला। अच्छा, तो ये जो मीर जाफ़र है ये क्यों नहीं लड़ा, ये इसलिए नहीं लड़ा क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने पहले ही उसे अपनी तरफ कर लिया था, उसे लालच दे दिया था कि भाई जैसे ही सिराजुद्दौला को हम हरा देंगे तो तुम्हें नवाब बना देंगे। तो इस लालच से मीर जाफ़र को रॉबर्ट क्लाइव ने अपने साइड में कर लिया, इसलिए मीर जाफ़र सिराजुद्दौला की तरफ से युद्ध नहीं लड़ा और सिराजुद्दौला युद्ध हार गया। आगे दिया हुआ है, द बैटल ऑफ प्लासी बिकम फेमस बिकॉज इट वाज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री ऑफ द कंपनी वॉन इन इंडिया। आगे लिखा हुआ है कि ये जो बैटल ऑफ प्लासी है ये बहुत फेमस कह सकते हैं कि वॉर बन गया, क्योंकि ये कंपनी की पहली जीत थी इंडिया के अंदर, मतलब पहली बार था कि जब कंपनी ने कोई युद्ध इंडिया के अंदर जीता था। आगे चलते हैं, आफ्टर द डिफीट एट प्लासी सिराजुद्दौला वाज असैसिनेटेड एंड मीर जाफ़र मेड द नवाब। देखो जब प्लासी का युद्ध हो गया उसके बाद में सिराजुद्दौला को तो मार दिया गया और मीर जाफ़र को नया नवाब बना दिया गया। द कंपनी वाज स्टिल अनविलिंग टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। देखो अभी भी क्या हो गया, देखो कंपनी जीत गई है युद्ध को, कंपनी चाहती थी तो बंगाल के ऊपर अपना आधिपत्य जो है जमा सकती थी, अपने कंट्रोल में उसको ले सकती थी, लेकिन कंपनी जो है अभी भी बंगाल की या कह सकते हैं कि वहाँ के प्रशासन की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहती थी। क्यों नहीं चाहती थी, आगे दिया हुआ है, इट्स प्राइम ऑब्जेक्टिव वाज द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड, क्योंकि इसका जो मुख्य उद्देश्य था कंपनी का वो ये था कि हमें अपने ट्रेड को एक्सपेंड करना है, यानी कि अपना व्यापार फैलाना है। तो अपने व्यापार को फैलाने के लिए उन्होंने बंगाल का जो प्रशासन था उसको अपने हाथ में नहीं लिया। आगे देखते हैं, इफ दिस कुड बी डन विदाउट कॉन्क्वेस्ट थ्रू द हेल्प ऑफ लोकल रूलर्स हु वर विलिंग टू ग्रांट प्रिविलेजेस देन टेरिटरीज नीड नॉट टू बी टेकन ओवर डायरेक्टली। अच्छा, उनका ऐसा मानना था कि उनका जो उद्देश्य है वो तो क्या है भाई, ट्रेड को एक्सपेंड करना, और उनका ये मानना था कि यदि ये काम बिना किसी मतलब जीत के हो रहा है, बिना लड़ाई झगड़े के हो रहा है, जब कोई काम बिना लड़ाई झगड़े के हो रहा है ना, वो भी किसकी हेल्प से, लोकल रूलर्स की हेल्प से, जो उनको प्रिविलेजेस देंगे, यानी कि यहाँ पर उन्होंने मीर जाफ़र को राजा बना दिया, मतलब नवाब बना दिया। अब वो जैसा जैसा ब्रिटिश लोग कहेंगे वैसा वैसा मीर जाफ़र करेगा, ऐसा उनको लग रहा था कि मीर जाफ़र से हम जैसा कहेंगे, जैसा मतलब जो हमें चाहिए होगा वो हमें वो दे देगा। तो जब हमें सारी चीज़ें मिल रही हैं बिना किसी लड़ाई झगड़े के, तो फिर लड़ाई क्यों की जाए, है ना, यानी कि किसी भी राज्य के ऊपर डायरेक्ट जो है हमला क्यों किया जाए या उसको अपने अधिकार में क्यों लिया जाए। इसलिए वो यहाँ पर बंगाल का जो प्रशासन था उसको हाथ में लेने के लिए या उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं थी। आगे देखते हैं,
Soon the company discovered that this was rather difficult, for even the puppet Nawab were not always as helpful as the company wanted them to be. After all, they had to maintain a basic appearance of dignity and sovereignty if they wanted respect from their subject. अब देखो आगे दिया हुआ है, जल्दी ही कंपनी को ये मतलब उनको ये एक्सपीरियंस हुआ या उनको ऐसा लगा कि जो हम सोच रहे थे वैसा होना क्या है थोड़ा सा कठिन है। यानी कि जैसा वो क्या सोच रहे थे, वो ये सोच रहे थे कि जैसा जैसा हम इस नवाब से कहेंगे वैसा वैसा ये करेगा, क्योंकि ये कठपुतली शासक है और हमारे द्वारा ही बनाया गया है, तो हम जैसा जैसा कहेंगे वैसा वैसा ये करता जाएगा, जो जो हम इसको देने के लिए कहेंगे ये हमें देता जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, है ना? तो जो पपेट नवाब था वो हमेशा कंपनी के लिए हेल्पफुल नहीं रहा जैसा कि वो चाहते थे। ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो आगे दिया हुआ है, आफ्टर ऑल दे हैड टू मेंटेन अ बेसिक अपीयरेंस ऑफ डिग्निटी एंड सोवरेनिटी इफ दे वांटेड रेस्पेक्ट फ्रॉम देयर सब्जेक्ट। अब देखो आगे ये है कि उन्होंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि देखो है तो वो भी नवाब ना, चाहे कठपुतली शासक ही क्यों ना सही, लेकिन नवाब तो है। और नवाब जो है उसको अपनी प्रजा के सामने अपनी इज्जत का भी ख्याल रहता है। तो अगर वो इस तरह से कंपनी की हर बात मानेगा तो उसकी क्या इज्जत रह जाएगी अपनी प्रजा के सामने, है ना? तो इसलिए वो हर बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते थे। आगे दिया हुआ है, व्हाट कुड द कंपनी डू व्हेन मीर जाफर प्रोटेस्टेड द कंपनी डिपोज्ड हिम एंड इंस्टॉल्ड मीर कासिम इन हिज प्लेस। अब देखो होता क्या है कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि भाई कंपनी करे तो क्या करे, है ना? अच्छा, मीर जाफर ने क्या किया भाई, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, विरोध करना शुरू कर दिया। तो कंपनी ने क्या किया भाई, मीर जाफर को हटाया और उसकी जगह पर मीर कासिम को इंस्टॉल कर दिया, यानी कि मीर कासिम को नवाब बना दिया। व्हेन मीर कासिम कंप्लेन ही इन टर्न वाज डिफीटेड इन द बैटल फॉट एट बक्सर 1764। अच्छा, उसके बाद में जब मीर कासिम के बाद में मीर जाफर के बाद में जब मीर कासिम को नवाब बनाया गया तो मीर कासिम ने भी क्या करना शुरू कर दिया, कंप्लेन करना शुरू कर दिया। तो उसको फिर एक युद्ध उसके साथ में हुआ, बक्सर का युद्ध, जो कि 1764 में हुआ था। तो मीर कासिम को उस युद्ध में हराया गया, है ना, और उसको बंगाल से भगा दिया, यानी कि बंगाल से उसको निकाल दिया। एंड मीर जाफर वाज रीइंस्टॉल्ड, और मीर जाफर को वापस से क्या बना दिया, नवाब बना दिया। द नवाब हैड टू पे rupees 5 lakh every month, but the company wanted more money to finance its war and meet the demand of trade and its other expenses। अब देखो हुआ क्या कि मीर जाफर को वापस से नवाब बना दिया, और जब वापस से नवाब बनाया तो अब की बार जो नवाब था उसको 5 लाख रुपए हर महीने कंपनी को देने पड़ते थे। अच्छा, कंपनी जो है वो और भी पैसा लेना चाहती थी, और वो उस कंपनी को पैसा क्यों चाहिए था, टू फाइनेंस इट्स वॉर, मतलब जो भी युद्ध वगैरह लड़ते थे तो उनमें खर्चा हुआ करता था, तो वो खर्चे की पूर्ति कहाँ से होगी, है ना? अच्छा, और भी जो उनकी जो डिमांड हुआ करती थी ट्रेड को लेकर, या और भी जो उनके खर्चे हुआ करते थे, तो उनको पूरा करने के लिए और भी ज़्यादा पैसा यहाँ पर कंपनी नवाब से चाहती थी। इट वांटेड मोर टेरिटरीज एंड मोर रेवेन्यू, यहाँ पर कंपनी चाहती थी कि हमारे अधिकार में ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी हो और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे क्या आए, रेवेन्यू आए। आगे देखें तो बाय द टाइम मीर जाफर डाइड इन 1765। अब देखो 1765 में मीर जाफर की हो जाती है मृत्यु। अब क्या हुआ, देखो जब मीर जाफर की मृत्यु हो जाती है, द मूड ऑफ द कंपनी हैड चेंज्ड, हैविंग फेल्ड टू वर्क विद पपेट नवाब क्लाइव डिक्लेयर्ड वी मस्ट इंडीड बिकम नवाब आवरसेल्फ। अब देखो होता क्या है कि जैसे ही 1765 में मीर जाफर की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद जो कंपनी का मूड है वो बदल जाता है, और यहाँ पर जो रॉबर्ट क्लाइव है वो डिक्लेयर कर देता है कि हमें अब खुद ही क्या बनना पड़ेगा, नवाब बनना पड़ेगा, यानी कि जो प्रशासन की जो बागडोर है वो हमें अपने हाथों में लेनी पड़ेगी। ऐसा उन्होंने क्यों किया, क्योंकि वो पपेट रूलर जो थे, यानी कि जो पपेट नवाब हुआ करते थे, उनसे परेशान हो गए थे, है ना? मतलब उनका जो ये जो प्लान था, उनकी जो योजना थी वो फेल हो गई थी कि पपेट नवाब से हमारा काम चल जाएगा। तो ये काम सफल नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव ने ये डिक्लेयर कर दिया कि भाई अब से हम क्या करेंगे, खुद ही नवाब बन जाएंगे, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हम चलाएंगे। फाइनली इन 1765 द मुगल एम्परर अपॉइंटेड द कंपनी एज द दीवान ऑफ प्रोविंसेस ऑफ बंगाल। तो फाइनली क्या होता है, 1765 में जो मुगल एम्परर था उसने कंपनी को बंगाल का क्या कर दिया, दीवान घोषित कर दिया।
आगे देखते हैं, द दीवानी अलाउड द कंपनी टू यूज द वास्ट रेवेन्यू रिसोर्सेज ऑफ बंगाल। अब जैसे ही इनको दीवानी राइट मिल गया, तो दीवानी राइट में क्या हो गया, देखो दीवानी राइट के मिलते ही इनको अधिकार मिल गया कि जितनी भी रिसोर्सेज हैं, मतलब जो भी रेवेन्यू आएगी बंगाल से, उसको कंपनी यूज़ कर सकती है। अब जैसे ही उनको ये राइट मिल गया तो क्या हुआ, देखो, दिस सॉल्व्ड अ मेजर प्रॉब्लम दैट द कंपनी हैड अर्लियर फेस्ड। अब जैसे ही उनको दीवानी राइट मिल गया और राइट में उनको ये अधिकार भी मिल गया कि वो कंपनी, मतलब जो बंगाल का जो जितना भी रेवेन्यू आएगा उसको वो यूज़ कर सकते हैं, तो इससे उनकी एक बड़ी समस्या सॉल्व हो गई, जो कि उनको पहले उनका सामना करना पड़ता था समस्या का, वो समस्या उनकी सॉल्व हो गई। फ्रॉम द अर्ली 18th सेंचुरी इट्स ट्रेड विद इंडिया हैड एक्सपेंडेड। अब देखो क्या हुआ कि अर्ली 18th सेंचुरी से जो इंडिया के साथ में जो ट्रेड था कंपनी का, वो और भी ज़्यादा क्या हो गया, एक्सपेंड हो गया। बट इट हैड टू बाई मोस्ट ऑफ द गुड्स इन इंडिया विद गोल्ड एंड सिल्वर इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन। अब देखो पहले क्या समस्या थी उनके साथ में, पहले ही समस्या ये थी कि जो भी सामान उन्हें खरीदना होता था इंडिया से, तो वो उनके पास कैश तो था नहीं, उनके पास पैसा नहीं था, तो वो सामान खरीदते थे इंडिया से और उसके बदले वो गोल्ड और सिल्वर जो कि वो ब्रिटेन से लेके आते थे, उसके बदले में वो ख़रीदारी करते थे। यानी कि जो इंडिया से जो भी वो सामान खरीदते थे उसके बदले में वो गोल्ड या सिल्वर जो है दिया करते थे। और ये गोल्ड और सिल्वर वो कहाँ से लाते थे, अपने ब्रिटेन से लेके आते थे। दिस वॉज बिकॉज एट दिस टाइम ब्रिटेन हैड नो गुड्स टू सेल इन इंडिया। अच्छा, उनके पास कोई पैसा नहीं था, क्यों, क्योंकि उनके पास कोई सामान नहीं था जिसको वो इंडिया के अंदर बेच पाएँ, है ना, तो ये उनकी समस्या थी। अब देखो क्या होता है, द आउटफ्लो ऑफ गोल्ड फ्रॉम ब्रिटेन स्लो आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। तो जो ब्रिटेन से पहले गोल्ड आ रहा था, सिल्वर आ रहा था, उसका जो फ्लो है वो बैटल ऑफ प्लासी के बाद में वो जो फ्लो है वो कम हो गया। कहने का मतलब ये है कि जैसे ही प्लासी का युद्ध हुआ उसके बाद में सोना और जो मतलब जो गोल्ड और सिल्वर है वो कम आने लगा, है ना, क्योंकि प्लासी का जो युद्ध हुआ था उसके बाद में उनको मतलब उन्होंने पपेट बैठा दिया, जो उनको हर महीने जो है उनको छूट वगैरह और कुछ पैसे वगैरह देते रहते थे, तो उनसे उनकी जो पैसे की समस्या थी वो थोड़ी बहुत सॉल्व हो गई। तो जो गोल्ड और सिल्वर का जो पहले फ्लो चला आ रहा था वो धीरे धीरे कम हो गया, है ना, तो बैटल ऑफ प्लासी के बाद में थोड़ा कम हुआ। एंड एंटायरली स्टॉप्ड आफ्टर द एज्यूम्पशन ऑफ दीवानी। और पूरी तरह से ये जो गोल्ड और जो सिल्वर आ रहा था ब्रिटेन से, ये पूरी तरह से बंद हो गया। कब हो गया, जैसे ही उनको दीवानी राइट मिल गया तो ये गोल्ड और सिल्वर आना बंद हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि देखो अब उनको बंगाल की मतलब जो है रेवेन्यू जो है वो मिल गई है यूज़ करने के लिए। तो जब उनके पास पैसा मिल गया है उनको यूज़ करने के लिए, तो अब वो सोना जो है क्यों लेके आने लगे। आगे देखते हैं, नाउ रेवेन्यू फ्रॉम इंडिया कुड फाइनेंस कंपनी एक्सपेंसेस। तो जैसे ही इनको दीवानी राइट मिल गया तो बंगाल के जितने भी रिसोर्सेज थे उनको यूज़ करने का इनको अधिकार मिल गया। अब क्या हो गया, देखो अब जो रेवेन्यू है इंडिया से, जो रेवेन्यू उनको मिलेगी, अब उससे वो क्या कर सकते हैं, अपने जो कंपनी के जो खर्चे हैं वो उनको पूरे कर सकते हैं। दिस रेवेन्यू कुड बी यूज्ड टू परचेज कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल इन इंडिया, मेंटेन कंपनी ट्रूप्स एंड मीट द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग द कंपनी फोर्ट एंड ऑफिसेज एट कलकत्ता। अब जो भी रेवेन्यू आता था बंगाल से उसको वो यूज़ कर सकते थे, किसके लिए, कॉटन ख़रीदने के लिए। उसके अलावा जो उनकी जो सिल्क टेक्सटाइल थी इंडिया में, उसके लिए सिल्क ख़रीदना था। और उसके अलावा जो उनकी जो ट्रूप हुआ करती थी, मतलब जो सेना वगैरह हुआ करती थी, उसको मेंटेन करने में जो खर्चा आता था, है ना, या जो बिल्डिंग बनाने में या जो फोर्ट वगैरह या ऑफिस वगैरह जो बनाए जाते थे, तो उनमें जो भी खर्चा आता था उन खर्चों की पूर्ति अब कहाँ से हो रही थी, बंगाल से मिलने वाली रेवेन्यू से हो रही थी। आगे बढ़ते हैं नए टॉपिक की तरफ। अपना नया टॉपिक है कंपनी ऑफिशियल बिकम नवाब। अब यहाँ पर देखो क्या हो गया कि जो कंपनी के जो अधिकारी हैं वो क्या बन गए, यहाँ पर नवाब बन गए, है ना। देखो यहाँ पर नवाब को ही नबोब्स का आ गया है ना, इसका ये इंग्लिश वर्जन है नबोब्स। देखते हैं इसमें, व्हाट डिड इट मीन टू बी नवाब्स। इट मीन्ट ऑफ कोर्स दैट द कंपनी एक्वायर्ड मोर पावर एंड अथॉरिटी। तो यहाँ पर दिया गया है कि भाई जो नवाब है इसका क्या मतलब है, यानी कि नवाब बनने का क्या मतलब हुआ। तो इसका मतलब ये है कि जो कंपनी है उसको क्या मिल गई है, और अधिक पावर मिल गई है, या और अधिक जो अथॉरिटी है वो मिल गई है। बट इट ऑल्सो मेंट समथिंग एल्स। लेकिन इसका मतलब केवल यही नहीं था कि
कोई व्यक्ति नवाब बन गया है तो उसको पावर मिल गई है, अथॉरिटी मिल गई है। इसके अलावा भी इसका और भी कुछ मतलब था। ईच कंपनी सर्वेंट बिगेन टू हैव विजन ऑफ लिविंग लाइक नवाब। अब यहाँ पर होता यह है कि कंपनी का जो हर एक सर्वेंट था वो सपने देखता है एक नवाब के जैसे जीने का, यानी कि नवाब की ज़िंदगी जीने का हर कह सकते हैं कि कर्मचारी को या हर सर्वेंट का एक सपना बन जाता है, और वो भी एक नवाब की ज़िंदगी जीना चाहता है। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी द एक्चुअल नवाब ऑफ बंगाल वर फोर्स्ड टू गिव लैंड एंड वास्ट सम ऑफ मनी एज पर्सनल गिफ्ट टू कंपनी ऑफिशियल्स। Robert Clive himself amazed a fortune in India. He had come to Madras, now Chennai, from England in 1743 at the age of 18. When in 1767 he left India, his Indian fortune was worth 401,102 पौंड। तो यहाँ पर दिया गया है कि जो बैटल ऑफ प्लासी था उसके बाद में जो बंगाल के जो असली नवाब हुआ करते थे उनको फोर्स किया गया, मजबूर किया गया किस बात के लिए? टू गिव लैंड एंड वास्ट सम ऑफ मनी, यानी कि काफ़ी मतलब जो ज़मीन है या जो पैसे हैं, काफ़ी सारे पैसे जो है उनसे मांगे जाते थे, वो भी किसके रूप में? गिफ्ट के रूप में। मतलब कंपनी के जो ऑफिशियल थे वो उनको मजबूर किया करते थे कि हमें गिफ्ट दो, और गिफ्ट में हमें क्या दो? काफ़ी सारी ज़मीन दो और काफ़ी सारी जो पैसा है वो दो। रॉबर्ट क्लाइव हिमसेल्फ अमेज्ड अ फॉर्चून इन इंडिया। देखो रॉबर्ट क्लाइव जो था उसने भी काफ़ी सारी जो है संपत्ति इंडिया में कमाई थी। ही हैड कम टू मद्रास, नाउ चेन्नई, फ्रॉम इंग्लैंड। तो देखो ये जो रॉबर्ट क्लाइव है वो इंग्लैंड से मद्रास आया था, जिसको आज हम चेन्नई कहते हैं। तो 1743 में जो रॉबर्ट क्लाइव है वो मद्रास आया था इंग्लैंड से, और जब वो आया था तब उसकी एज जो है महज 18 साल थी। आगे देखते हैं। When in 1767 he left India, his Indian fortune was worth 401,102 पौंड। तो जब वो इंडिया से गया लौटकर 1767 में, तो उसके पास संपत्ति थी 401,102 पौंड, है ना। इंटरेस्टिंगली when he was appointed governor of Bengal in 1764, तो ये बड़ी रुचिकर मतलब इंटरेस्टिंग बात है कि जब उसको यहाँ पर अपॉइंट किया गया था, गवर्नर बनाया गया था बंगाल का 1764 में, ही वाज आस्क्ड टू रिमूव करप्शन इन कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन। तो जब उसको बंगाल का जो है गवर्नर बनाया गया तो उसको कहा गया था कि भाई तुम्हें जो भी करप्शन है वो दूर करना है, यानी कि जो करप्शन है, जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है कंपनी के प्रशासन में, उसको हटाना है। बट ही वाज हिमसेल्फ क्रॉस एग्जामाइंड इन 1772 बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। लेकिन 1772 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा उसको उसके ऊपर क्या किया गया? क्रॉस एग्जामाइन किया गया, मतलब उसको ही सवालों के घेरों में खड़ा कर लिया। विच वाज सस्पिशियस ऑफ हिज वास्ट वेल्थ, है ना। तो यहाँ पर जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी वो काफ़ी संदेहजनक स्थिति में थी उसकी वेल्थ को देखकर, है ना। तो उसके पास इतनी वेल्थ कहाँ से आई, इस बात को लेकर वो सस्पिशियस थी, और उसके ऊपर कह सकते हैं कि काफ़ी जो है एक तरह से उसके ऊपर केस लगा दिया गया और उसको क्रॉस एग्जामाइन किया गया। ऑल्दो ही वाज एक्विटेड, ही कमिटेड सुसाइड इन 1777। तो उसको बाद में फिर केस से मुक्त कर दिया गया, लेकिन उसने 1774 में सुसाइड कर ली, यानी कि आत्महत्या कर ली। आगे देखते हैं। हाउ एवर नॉट ऑल कंपनी ऑफिशियल सक्सीड इन मेकिंग मनी लाइक क्लाइव। मैनी डाइड एन अर्ली डेथ in India due to disease and war, and it would not be right to regard all of them as corrupt or and dishonest। तो यहाँ पर दिया गया है कि देखो सारे जो कंपनी के जो ऑफिशियल थे, यानी कि जो जितने भी कंपनी के जो अधिकारी थे वो पैसा बनाने में सफल नहीं रहे। जैसा कि क्लाइव ने पैसा कमाया, वैसे और अधिकारी जो है पैसा कमाने में सफल नहीं हुए। कई जो अधिकारी थे वो पहले ही मर गए, है ना। तो कई सारे अधिकारी जो है बीमारियों से मर गए, कुछ युद्ध में मर गए। तो इस तरह से काफ़ी सारे जो अधिकारी थे वो इस तरह से मर गए पहले ही। एंड इट वुड नॉट बी राइट टू रिगार्ड ऑल ऑफ देम एज करप्ट एंड डिसऑनेस्ट। देखो सारे जो कंपनी के अधिकारी थे उनको करप्ट कहना या उनको बेईमान कहना, डिसऑनेस्ट कहना ठीक नहीं होगा। मैनी ऑफ देम केम फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड। तो उनमें से कई सारे जो लोग हुआ मतलब जो अधिकारी हुआ करते थे वो हम्बल बैकग्राउंड से आए थे, मतलब काफ़ी
अच्छे परिवारों से वो थे। एंड देयर अपरमोस्ट डिज़ायर वाज टू अर्न इनफ इन इंडिया, और उनका केवल एक ही मकसद था या उनकी एक ही इच्छा थी कि वो इंडिया से अच्छा खासा जो पैसा है वो कमा के ले जाएं और रिटर्न टू ब्रिटेन, और वो ब्रिटेन लौट जाएं एंड लीड अ कंफर्टेबल लाइफ, और वहाँ जाके वो एक आराम भरी ज़िंदगी जो है जिएं। केवल यही उनका सपना था और इसी सपने को पूरा करने के लिए वो इंडिया आए थे। Those who managed to return with wealth led flashy lives and flaunted their riches। तो वे लोग जो इस काम को करने में सफल हुए, यानी कि वे अधिकारी या वे लोग जो यहाँ से पैसा कमा के वापस इंग्लैंड लौट गए, उन्होंने वहाँ जाकर काफ़ी आरामदायक जो है ज़िंदगी जी, और एक तरह से दे वर कॉल्ड नवाब्स, एन एंग्लिसाइज्ड वर्जन ऑफ द इंडियन वर्ड नवाब। तो वहाँ पर जाके उन्होंने काफ़ी जो है लग्जियस जो लाइफ है वो जी, और वहाँ पर उन जो लोग थे उनको नवाब कहते थे, है ना, नवाब्स कहते थे, और जो कि एक एंग्लिसाइज्ड वर्जन है किसका, इंडियन वर्ड नवाब का, है ना। तो हिंदी में उसको नवाब कहते हैं, वहीं उसको नवाब की जगह नवाब कहने लगे थे। तो जो लोग यहाँ से पैसा कमा के और वहाँ पर जाके लग्जरियस लाइफ जीने लगे थे, उनको वहाँ के लोग नवाब कहते थे। They were often seen as upstart and social climber in British society and were ridiculed or made fun of in play and cartoon। और वहाँ पर जाके क्या हुआ, देखो उनको मतलब ऐसे लोग जो यहाँ से कम समय में बहुत सारा पैसा कमा के ले गए, तो उनको वहाँ पर समाज में एक सोशल क्लाइंबर के रूप में देखा गया, यानी कि ऐसे लोग जो सामाजिक पृष्ठभूमि में बहुत जल्दी ऊपर आ गए, ऐसे लोगों में उनकी जो गिनती है वो शुमार होने लगी, और उनके ऊपर काफ़ी सारे जो कार्टून वगैरह हैं या जो नाटक हैं उनको बनाया गया। काफ़ी फ़नी जो कार्टून वगैरह हुआ करते थे उनके ऊपर बनाए गए। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है कंपनी रूल एक्सपेंड, यानी कि यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि कैसे जो कंपनी का जो शासन है वो आगे की तरफ एक्सपेंड हुआ। तो इस टॉपिक को हम देखेंगे अगली वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।